दोस्तों, ये जो किताब आप देख रहे हैं ये अम्रपाली है। राम वृक्ष बेनीपुरी जी की एक बहुत ही खूबसूरत रचना है। दरअसल ये अम्रपाली जो है एक नाटक है और राम वृक्ष बेनीपुरी साहब ने इस नाटक को आज़ादी के समय, आज़ादी के पहले लिखा था। हम सब जानते हैं कि राम वृक्ष बेनीपुरी जी एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे, एक कवि भी थे, एक लेखक भी थे, नाटककार भी थे। जब अंग्रेजों ने उन्हें कैद किया था और आज के झारखंड के हजारीबाग सेंट्रल जेल में जब वो बंद थे, तो वही उन्होंने इस नाटक को लिखा था, अम्रपाली। अम्रपाली के बारे में आप लोग जानते होंगे, वैशाली की नगर वधू थी और इसी शीर्षक से आचार्य चतुर सेन जी की भी, उनका भी एक उपन्यास है वैशाली की नगर वधू, जिसमें आम्रपाली नाम दिया गया है। इसमें उन्होंने अम्रपाली कहा। अम्रपाली से हम सब लोग परिचित हैं, वो वैशाली की राजनर्तकी हुआ करती थी। काफी मार्मिक ये नाटक है और इस किताब की हालत आप देख रहे होंगे। ये 50 साल पुरानी किताब है दोस्तों, 50 साल पुराने। मेरे फादर ने ये किताब ली थी और इसे सहेज कर मैंने रखा, इसलिए इसकी ये हालत है। आज आप किताब लेंगे तो सही स्थिति में मिलेगी। इसके नए एडिशन है मार्केट में मौजूद। इस नाटक को पढ़ते हुए दोस्तों कई बार मैं भावुक हुआ। खासतौर से इसके संवाद हमें बहुत प्रभावित किए। बहुत गहरे संवाद रामवृक्ष साहब ने लिखे हैं। बहुत सारे संवाद हैं महात्मा बुद्ध और आम्रपाली के बीच के संवाद, आम्रपाली और उसके चैनी के, मतलब उनकी जो परिचारिका थी, उनको सहयोग करने के लिए जो उनके साथ एक स्त्री थी, उनके बीच का संवाद, आम्रपाली का प्रेम के प्रति नजरिया। आम्रपाली का एक प्रेम भी था, बाद में वो राजनर्तकी बन गई। तो बड़े गहरे गहरे संवाद हैं इसमें। तो एक प्रसंग आता है दोस्तों, जब मगध के नरेश आजाद शत्रु आम्रपाली के सौंदर्य पर मुग्ध हो जाते हैं और वो वैशाली चले जाते हैं। मगध और वैशाली दोनों पड़ोसी क्षेत्र थे और वहां आम्रपाली को प्राप्त करने के लिए वो पहुंच जाते थे। उसके लिए उन्हें युद्ध लड़ना पड़ता है। तो एक जगह आम्रपाली और आजाद शत्रु के बीच एक संवाद होता है, उसका एक अंश है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। और साथ में ये भी बताना चाहता हूँ कि आजाद शत्रु के पिताजी थे बिंबिसार। एक जमाने में वो भी आम्रपाली के सौंदर्य से प्रभावित हो गए थे और आम्रपाली के पास पहुंच गए थे। और आज उन्हीं का बेटा आजाद शत्रु, वो भी इसी आकांक्षा में, इसी उम्मीद में आम्रपाली को अपने राज्य में लाना है, मतलब मगध में। तो एक बहुत अच्छा प्रसंग आता है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। आजाद शत्रु अम्रपाली से कहते हैं, अम्रपाली राजगृह चलो, वहीं गिरधकूट पर भगवान के दर्शन करना। अम्रपाली कहती है, मगधपति अपने धोखे में मत रखिए, आप मुझे गिरधकूट पर भगवान के दर्शन कराने के लिए आमंत्रित करने नहीं आए। भगवान और गिरधकूट का दिव्य संदेश आपने सुना होता तो आप यहां इस रूप में आते ही नहीं। यहां पर आपको बोधि वृक्ष की छाया नहीं, मार की आंधी उड़ा ले आई है। लेकिन सोचिए सम्राट, जिसकी एक छोटी सी तस्वीर ने आपके शरीर से पीला वस्त्र उतरवाया, नरसंहार पर उतारू करवाया, उसका वहां सशरीर जाना आपके राजगृह के और मगध के लिए क्या मंगल की बात हो सकती है। अम्रपाली की यह बात सुन वह थोड़ी देर असमंजस में पड़ जाता है, लेकिन फिर जैसे संभल कर बोलता है, मैं अकेला लौट नहीं सकता। अम्रपाली कहती है, सभी यही कहते हैं, सभी यही चाहते हैं, लेकिन एक दिन सभी को अकेले लौटना होता है मगधपति। यही होता आया है, यही होता रहेगा। आपसे पहले एक और मगधपति ने ऐसा ही कहा था। आजाद शत्रु कहते हैं, एक और मगधपति?
वह दूसरा मगधपति कौन? अम्बपाली कहती है, क्या उनकी तस्वीर देखिएगा? अम्बपाली झटपट एक मंजूषा से एक तस्वीर निकाली और अजातशत्रु को दिखाती है। अजातशत्रु तस्वीर को देखते हैं। यह तस्वीर तुम्हें कहां मिली नर्तकी? अम्बपाली कहती है, मगधपति आप घबराएं नहीं, राज नर्तकी का द्वार सबके लिए खुला है। हम यूं ही कभी एक जगह अचानक मिलते हैं और यदि हमने सही मार्ग पकड़ा तो एक दिन सभी एक साथ होंगे, अनंत काल तक के लिए। सवाल सिर्फ क्षणिक और अनंत के बीच चुनाव का है सम्राट। अजातशत्रु चुप हो जाता है, धीरे धीरे टहलता है, किंतु अब उनके चेहरे पर उत्तेजना या रोष की भयावहता नहीं, विषाद और पराजय की भावना है। वह अचानक जैसे कुछ निर्णय कर लेता है और कहता है, अम्बपाली, तुमने मुझे पराजित किया, मैं आज ही वापस जा रहा हूं। अम्बपाली कहती है, उनकी कृपा है। तब अजातशत्रु कहते हैं, अजातशत्रु के हृदय में दया, ममता, कृपा, कृतज्ञता आदि कोमल भावनाएं नहीं है राजनर्तकी। यह सिर्फ जय जानता है और अपनी पराजय को जय मानने का क्षुद्रता इसमें नहीं है। लेकिन याद रखना, अजातशत्रु पराजय नहीं बर्दाश्त कर सकता। मुझे वैशाली की विजय को फिर आना पड़ेगा। अम्बपाली कहती है, आइएगा।